मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, सोमवार को बिहार में जो पिछले 6 महीने से जातिगत जनगणना चल रहा था उसका आंकड़ा जारी कर दिया गया बिहार सरकार की तरफ से। आंकड़े आप सभी देख लिए होंगे। आंकड़े के ऊपर बहुत तरह के चर्चे भी हो गए हैं, लेकिन इन आंकड़ों पे मेरा कुछ प्रश्न है और मेरा क्या विचार है, मैं क्या सोचता हूं इन आंकड़ों के लिए। आंकड़ों के ऊपर मैं अपना विचार बताने का प्रयास करूंगा और यह भी समझेंगे कि इस आंकड़े से सबसे बड़ा झटका किसे लगा है और सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है या हुआ है, और क्या जिन उद्देश्यों के साथ यह जातिगत जनगणना करवाया गया था, क्या उस उद्देश्य में लालू परिवार कामयाब होंगे। जी हाँ, दरअसल सोमवार को बिहार सरकार ने, इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दरअसल सोमवार को बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा था, जो संख्या थी, उसको जारी कर दिया, पब्लिक कर दिया। और इस जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में एक इस तरह का माहौल खड़ा हो गया है कि यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है बिहार सरकार का। हो भी सकता है, ऐतिहासिक हो भी सकता है, क्योंकि इस जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के आने के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। दरअसल इन आंकड़ों के ऊपर जिस तरीके का पहले से एक विचार था बड़े बड़े पत्रकारों का, जो खुद कह रहे थे कि जो ओबीसी समाज का जो जनसंख्या है वो 50+ है, यानी कि 51-52% के आसपास है, क्योंकि यह जो जातिगत आधारित जनगणना हुआ है यह खास करके ओबीसी समाज के नाम पे करवाया गया है। आज पूरे देश में जो एक अलग राजनीति छिड़ी हुई है, एक अलग बहस छिड़ा हुआ है, वो ओबीसी समाज को लेकर छिड़ा हुआ है। उस हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस जाति आधारित जनगणना में ओबीसी समाज के ऊपर ही बात किया जाए। तो सबसे पहला जो सवाल है मेरा जो विचार है कि इस जाति आधारित जनगणना के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा। जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट जारी होने से अब नीतीश कुमार जी का क्या होगा। अगर इस जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा संकट जिसके लिए आया है वह एकमात्र नेता है, वह है नीतीश कुमार जी। वह इस जाति आधारित आंकड़ों के खेल में ऐसा फंस गए हैं कि ना अब ये आंकड़े उनके निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, पूरी तरह से वह बदहवास हो गए हैं। शायद वो अपने नेता से, ललन सिंह जी से अब यही पूछ रहे होंगे कि अब क्या होगा। जाति के आंकड़ों को आधार बनाकर अभी तक बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए थे, उसका तो पुल पट्टी खुल गया। नीतीश कुमार जी ने जो एक माहौल बनाया था बिहार में कि बिहार में यादव समाज के बाद अगर सबसे बड़ी किसी की ओबीसी समाज में अगर संख्या है तो वो है कुर्मी समाज का, जिसका नेता मैं हूं। लेकिन अब तो पूरी तरह से नीतीश कुमार जी एक्सपोज हो गए हैं। अब वो क्या करेंगे। अब शायद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही पूछ रहे होंगे कि अब आगे क्या। ललन सिंह भी उनसे यही कहेगा कि कुछ नहीं, अब दुकान बंद करने की तैयारी कीजिए। ऐसे भी खबर चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत बड़ा टूट होने वाला है 2024 से पहले, और ललन सिंह हो सकता है जेडीयू को तोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिला ले और नीतीश कुमार जी रास्ते पे भटकने वाला एक ऐसा व्यक्ति हो जाए जिनका कोई खोज खबर नहीं लेता है। और ऐसा होना भी चाहिए। जिस उद्देश्य के साथ जातिगत आधारित जनगणना करवाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस रिपोर्ट के आधार पे तो यही स्पष्ट हुआ है कि इस बिहार में जितनी भी जातियां हैं उन सब में सबसे अधिक किसी जाति का संख्या है तो वो यादव समाज का है, यानी कि यादव समाज का जो हिस्सेदारी वो सबसे अधिक होनी चाहिए। और इन पहलुओं के हिसाब से जो मुख्यमंत्री का कुर्सी उस पे तो लालू प्रसाद यादव का हक है, उनके बेटे तेजस्वी यादव का हक है, उनको सत्ता मिलनी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी सत्ता में अधिक होनी चाहिए। और क्या नीतीश कुमार जी इसके लिए तैयार हैं? और ना भी है तो क्या अब वो इस चीज को रोक सकते हैं? क्योंकि वो जिन कुर्मी समाज के नाम पे अब तक मुख्यमंत्री बने हुए थे, उस कुर्मी समाज का मात्र बिहार में 3.25% की आबादी है। पूरी 3% भी नहीं है, 2.8% की आबादी है कुर्मी समाज का। जबकि नीतीश कुमार जी अब तक यही कह रहे थे कि कुर्मी समाज का जो आबादी है वह 4% का है। लेकिन उनका सच्चाई से सामना हो गया, और जब सच्चाई सामने उनके आया तो उनका होश गायब है। उनके समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इस जाति आधारित आंकड़े को हथियार बनाकर अब आरजेडी नीतीश कुमार जी के लिए इतने बड़े बड़े गड्ढा खोदेगी राजनीति में कि गड्ढे में गिरना नीतीश कुमार को
का तय है। ये जो कहा जा रहा था कि ये जातिगत जनगणना इसलिए करवाया जा रहा है कि हमें बिहार की जनता का स्थिति जानना है, बिल्कुल नहीं। इससे बिहार का जनता का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अब जो होगा कि अब बिहार में एक अलग तरीके का जातीय उन्माद फैल सकता है। फैलेगा या नहीं इसकी कोई संभावना बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन फैल सकता है, जिसके लिए माहौल आरजेडी पहले से ही तैयार कर रही है। अपने शिक्षा मंत्री के द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ अलग अलग तरीके का बयान दिवाना, अपने मनोज झा और आनंद मोहन, चेतन आनंद को एक दूसरे में बिलारों की तरह लड़वाना, तैयारी आरजेडी कर रही थी। और जबकि अब यह आंकड़ा आ गया है जिसमें उनकी जाति का संख्या सबसे अधिक है, तो सामान्य सी बात है कि वो यही कहेंगे कि भैया हम ओबीसी हैं और हमारी जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए सत्ता में हिस्सेदारी हमारा सबसे अधिक होना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी, या तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, न तो फिर हम आपसे छोड़वा लेंगे। इसलिए इस जाति आधारित जनगणना से अगर सबसे बड़ा धक्का किसी को लगा है तो खुद नीतीश कुमार को लगा है। लेकिन इसके पीछे का एक और कारण यह है कि जो ओबीसी जनसंख्या इतना अधिक दिखाया गया है, उसमें सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ है। और षड्यंत्र यह हुआ है कि इस ओबीसी और ईबीसी दोनों लोगों को मिला के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो 63.11-12% के आसपास है, उसमें कई एक मुस्लिम समुदायों के जनसंख्या को भी जोड़ा गया है। अगर मुस्लिम समुदाय के उस जनसंख्या को इसमें से हटा दीजिए और उसको मुस्लिम वाले में मिला दीजिए, ओबीसी का जो जनसंख्या है वह पुराना जो जनसंख्या 51-52% उसी के आसपास रहेगा, 1-2% का इधर उधर हो जाए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना ज्यादा दिखाया गया है। और जिस तरीके से स्वर्णों को जनसंख्या को कमतर दिखाया गया है, इस पे भी संशय है। गांव में हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन ये सब जो किया गया इसके पीछे का जो मेन उद्देश्य था, जो राजनीतिक था पूरी तरह से, वह यह था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट को तोड़ेंगे हिंदुओं को बांटकर। जिस तरीके से इसमें किया गया है कि हिंदुओं को अलग अलग जातियों का आंकड़ा दिखाया गया है, लेकिन मुस्लिमों को इकट्ठा दिखाया गया है। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी को अभी भी ऐसा लगता है कि बिहार 1990 वाले दौर में है? क्या उनको अभी भी यह भरोसा है कि बिहार के लोग जातियों के नाम पे बंट जाएंगे? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू परिवार को शुरू से ही EMY समीकरण पे सबसे अधिक भरोसा रहा है। और जिस भरोसे को वो इस आंकड़े के हिसाब से भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट करके जो आंकड़े दिखाए, उसमें सबसे ऊपर यादव समुदाय का आंकड़ा है जो 14.26% का है। उसके बाद अगर आप इसमें मुस्लिमों का आंकड़ा को जोड़ दीजिए 17.7% को, तो ये सीधे सीधे हो जाता है 33% के आसपास। और ये वोट इनको मिलता रहा है। लेकिन इनका जो भ्रम है कि लोकसभा चुनाव में हम हिंदू वोट को तोड़ देंगे जाति के नाम पे, तो शायद यह किसी गलत फहमी के शिकार है। इनको ये नहीं समझना चाहिए कि अभी भी बिहार 1990 वाली स्थिति में है। अब बिहार के लोग भी जागरूक हुए हैं, बिहार के लोग भी समझते हैं कि जाति में बंटने से उनका क्या नुकसान है। और जिस पिछड़े समुदायों का जो ये बात ये लोग करते हैं, पिछले 33 साल से बिहार में तो पिछड़े समुदाय को हाथ में ही सत्ता है। सत्ता में पिछड़े समुदाय के लोग ही काबिज है, वही सत्ता को चला रहे हैं। लेकिन क्या बिहार का कोई भी व्यक्ति लालू प्रसाद यादव और उस पिछड़े समुदाय के उस 15 साल के सत्ता को भूल गया है? क्या किसी को याद नहीं है कि इन्होंने किस तरीके से 1990 में मंडल और कमंडल का भेद खड़ा करके जो राजनीतिक सत्ता पाया था, उसका कितना सदुपयोग किया? उस सत्ता से बिहार के लोगों को कितना फायदा मिला? इन्हीं जातिवादी लोगों का तो देन था कि 1990 में जैसे ही लालू प्रसाद यादव जी का सरकार बना इस बिहार राज्य में, उसके बाद इस बिहार में अपराध, हत्या और बलात्कार का कांड चरम पे था। सारे बिजनेसमैन बिहार छोड़ के भाग गए और बिहार का वह लोग जो कभी प्रदेश में भटकने को नहीं मजबूर होते थे मजदूरी के लिए, वह भटकने पे विवश हो गए इन्हीं पिछड़े वर्गों के सरकारों के शासनकाल में। और मेरा तो एक और सवाल है कि जैसे बिहार सरकार ने यह जातिगत आधारित जनगणना करवाया है और उसका आंकड़े जारी किया है, एक जनगणना इस बात पे करवाया जाए जो बिहार का प्रवासी है, जो दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोग हैं, उनमें किस जाति के कितने लोग हैं। और इस बात की में कतई शंका नहीं है कि अगर इस तरीके का कोई आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, तो जिस आंकड़े को लेकर आज तेजस्वी यादव
और हो सकता है उनके कुछ समर्थक इस बात के लिए खुश होंगे कि यादवों की संख्या सबसे अधिक है। उन्हीं यादव भाइयों का संख्या भी उन परदेशियों में सबसे अधिक होगा जो प्रदेश से बाहर मजदूरी करने को, व्यापार करने को, बिजनेस करने को, 2 वक्त की रोटी के लिए कमाने को मजबूर और विवश हुए हैं अपने इन्हीं जातिवादी नेताओं के शासनकाल में। इस बात का पता लगना चाहिए कि बिहार से बाहर किस जाति के कितने लोग मजदूरी करने जाते हैं, तब सच्चाई खुल के आएगी बिहार का, और इन पिछड़ों के नाम पे राजनीतिक मलाई खाने वाले लोगों का असली चेहरा समझ में आएगा, सामने आएगा। आज जो ओबीसी कार्ड सभी लोग खेल रहे हैं, इन लोगों का एक छत्र राज्य रहा है देश और प्रदेशों में। अपने शासनकाल में इन लोगों ने ओबीसी समाज का कितना फायदा किया, क्या किया इन्होंने ओबीसी के लिए। राहुल गांधी जो लालू प्रसाद यादव का बहुत करीबी है, अभी इतना करीबी कि वह कहते हैं अपने आप को कश्मीरी दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण, और सावन में मटन चावल खा रहे थे लालू प्रसाद जी के घर पे। तो जो एक दुष्प्रचार फैला रहा है कि इस देश में जितने सेक्रेटरी है उसमें सिर्फ 3 ओबीसी समाज के हैं, तो उनको बताना चाहिए कि इस देश पे उनके पूरे खानदान ने 30 सालों तक एक छत्र राज किया पूरे देश पे। फिर ओबीसी अफसरों की संख्या कैसे घट गई? जिस ओबीसी का जनसंख्या हमेशा से अधिक रही है इस देश में, ये कोई 2011 और 2022-23 में नहीं बढ़ा है, हमेशा से इस देश में ओबीसी वर्गों का जनसंख्या रहा है अधिक। फिर उनके पिताजी, नानाजी, परनाना जी, दादी जी, माता जी, सबके शासनकाल में ओबीसी समाज का जनसंख्या कैसे घट गया? जो आज सेक्रेटरी लेवल पे सिर्फ 3 ओबीसी है, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बताना चाहिए और उनको पूछना चाहिए अपने पिताजी से कि जब आपका सरकार 1990 में बना था, तब आपने कितने ओबीसी समाज को नौकरी दिए थे? इन्होंने उसी ओबीसी समाज को लूटा था। जब ये रेल मंत्री थे तो जितने भी यादव जी को नौकरी इन्होंने दिलवाया, सब यादवों जी से या दूसरे भी ओबीसी समुदाय या ईबीसी समुदाय के लोगों से उनका जो महंगा प्रॉपर्टी था वो अपने नाम पे लिखवाया, उसके बाद उनको नौकरी दिया। ये लोग बात कर रहे हैं ओबीसी का। दरअसल मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों से 2024 में लोग किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नरेंद्र मोदी के सामने डाल पाएंगे, क्योंकि ये लोग चाहे लाख कोशिश कर ले बिहार में हिंदुओं को जातियों के नाम पे तोड़ने का, लेकिन अब हिंदू हर जगह का जाग चुका है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने उस चेतना को जगा दिया है जिसको इन लोगों ने हमेशा दबाने का काम किया, अचेत अवस्था में रखने का प्रयास किया। अब वो हिंदू अचेत अवस्था में नहीं है, अब वो सचेत हो गया है। जिन ओबीसी का बात कर रहा है और जिसके नाम पे लालू परिवार खुश हो रहा है, ये मुआई समीकरण के नाम पे, इस ओबीसी समुदाय में जो 63% का आंकड़ा है, उनमें से 14% यादव जी। ये भी नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे यादव जी इनको वोट देते। अगर ऐसा होता तो 2019 और 2014 में इनके लोकसभा सांसद जीत जाते, लेकिन नहीं, क्योंकि यादव समुदाय में भी बहुत बड़ी जनसंख्या राष्ट्रवादियों का है, ऐसे लोगों का है जो सनातन के लिए ही जीते हैं, और ऐसे लोग कभी भी इन राजनेताओं के जाल में नहीं फंसेंगे, इनके षड्यंत्र का शिकार नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन लोगों ने अपने शासनकाल में उसी ओबीसी समाज को, उसी एसटी को, SC/ST को, उसी ईबीसी को, सबको इन्होंने सिर्फ लूटा है। फायदा जानते हैं किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का, अल्पसंख्यक समाजों का, और कुछ जो इनके करीबी थे लठैत उनका, बाकी किसी का नहीं हुआ। तो बिहार के सभी समुदायों को भी पता है कि इनका शासनकाल, इनका शासन व्यवस्था किस तरीके का है, और इनके शासन व्यवस्था को सभी ने देख चुका है। ये कोई केजरीवाल नहीं है जिसको किसी ने कभी देखा नहीं और एकदम से उसको दिल्ली में इतना जनसमर्थन मिला कि उसने ऐसे पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंका जिसका एक छत्र राज्य 50-60 सालों का था। उस तरीके का आरजेडी बिहार में नहीं है, और नीतीश कुमार जी का तो कोई जनाधार भी बचा है धरती पे, बिहार में जमीन पे राजनीतिक, उनको उतर के कभी देखना चाहिए। इसलिए इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि 2024 के चुनाव में ये लोग कोई बड़ा चमत्कार कर देंगे। हो सकता है 2-4 सीटें जीतेंगे, क्योंकि अगर राजनीतिक दल है तो इतनी तो इनकी क्षमता है कि 1-2 सीट 4 सीट जीत सकते हैं। लेकिन इस जातिवादी कार्ड के ऊपर अगर ये सोचेंगे कि हम पूरे चुनाव को पलट देंगे, नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि ये होने वाला ही नहीं है। अगर ओबीसी और ईबीसी में यादव और मुस्लिमों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही ऐसी एक आध कैटेगरी होगी, जातीय समूह वर्ग होगा जो आरजेडी का सपोर्टर होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा और जाति के लोग आरजेडी और उनके सरकार का समर्थक हो। आरजेडी उनके नेता और उनके सरकार का समर्थक होगा और उनको वोट देगा। और जिस ईएमवाई समीकरण का डर दिखाते हैं लालू प्रसाद यादव जी, नरेंद्र मोदी जी ने उस ईएमवाई समीकरण को कब को तोड़ दिया। अब वाई को भी पता है कि हमें वोट लिया जाता है लेकिन हमें उस एम के सामने झुका दिया जाता है, यानी वोट वाई का। आप सरकार बनाओ, सत्ता में आओ वाई के समर्थन से और गुलामी करो एम का, और खुद तो करो ही करो, हमें भी उसका गुलाम बना दो। अब समझते हैं लोग। और बिहार के लोगों को इस जाति आधारित जनगणना को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए सीरियसली, क्योंकि उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है और इसका असर दिख जाएगा, बहुत जल्द दिख जाएगा। इसलिए इस आंकड़े को चूल्हे में फेंकिए और सिर्फ इस बात पे जोर दीजिए कि अगर इकट्ठा रहिएगा तो मजबूत रहिएगा, अगर आंकड़ों के आधार पे अलग अलग बटिएगा तो टूट जाइएगा, फिर से उस बाबर, अकबर और औरंगजेब का गुलामी करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।